अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का तरीका आपको पता है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इन सब क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि इफ़ यू क्लाइम्ड अ माउंटेन कैरिंग अ मर्करी बैरोमीटर, would the level of the mercury column in the glass tube of the barometer increase or decrease as you climb the mountain? ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मर्करी बैरोमीटर हो और आप उस मर्करी बैरोमीटर को किसी माउंटेन पे लेके जाएं अपने से, मतलब हम किसी माउंटेन पे जा रहे हैं और अपने साथ ये मर्करी बैरोमीटर को भी ले जाएं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मर्करी बैरोमीटर का लेवल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा हाइट पे जाने से। तो हम ये कहेंगे, हमें पता है कि मर्करी का लेवल जो है वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाई होता है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कम होता है। तो हम जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो माउंटेन पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो अगर हम ये मर्करी बैरोमीटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं, नीचे से हम ये पहाड़ पे लेके जाएं ये मर्करी बैरोमीटर को, तो जाहिर सी बात है उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मर्करी का लेवल डिक्रीज होगा उधर। ठीक है। सेकेंड नंबर है कि वॉलनट्स कैन बी ब्रोकन इन द हैंड बाय स्क्वीजिंग टू टुगेदर बट नॉट वन। वाई? ये कह रहे हैं कि अगर हम दो अखरोटों को अपने हैंड में ऐसे, अगर दो अखरोट ले और उनको ऐसे कर दे तो हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं और एक अखरोट को हम एक साथ नहीं तोड़ सकते। तो इसका ये है कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। प्रेशर और एरिया का रिलेशन हमारे पास इनवर्स है। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। अगर हम एक वॉलनट को ले लें, ये लेट सपोज एक वॉलनट है, इसको हम एक हैंड में ऐसे स्क्वीज करते हैं, तो ये देखें हैंड का एरिया ज़्यादा है, मतलब ये फोर्स जो मैं इस हैंड से लगा रहा हूँ वो ज़्यादा एरिया पे अप्लाई हो रहा है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम लगेगा इस वॉलनट पे। इसकी बजाय अभी अगर मैं दो वॉलनट्स को ले लूँ तो ये हैंड का प्रेशर आएगा इन दो वॉलनट्स पे। ठीक है। तो मतलब वो फोर्स तो सेम लग रहा है, मगर एरिया ये अप्लाई होने का एरिया कम हो गया। ये हैंड का एरिया और इनके एरिया में फ़र्क है ना। ठीक है। तो ये फोर्स कम एरिया पे लग गया, तो जब एरिया कम होगा हमारे पास, तो एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम दो अखरोट हाथ में उठा लें तो दो अखरोटों को उठाने की वजह से ये प्रेशर जो, ये फोर्स जो है ये कम एरिया पे लगेगा तो एज सच प्रेशर भी उधर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि हम आसानी से दो वॉलनट्स को तोड़ सकते हैं हैंड में। वाई इज़ द कटिंग एज ऑफ द नाइफ मेड वेरी थिन? ये कह रहे हैं कि नाइफ जो है छुरा, उसका कटिंग एज हम बहुत ही मतलब थिन क्यों बनाते हैं? तो उसका भी यही प्रेशर और एरिया का रिलेशन है। अगर हमारे पास वो कटिंग एज का एरिया ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है प्रेशर कम लगेगा, और अगर हम उसके एरिया को थिन कर दें, एरिया को कम कर दें, वो कटिंग एज का, कटिंग वाली साइड का एरिया हम जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर लग सकेगा और हम आसानी से चीज़ों को काट सकेंगे। इसके बाद है हमारे पास कि वाई वाटर टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट हाईएस्ट लेवल इन आवर हाउसेस। ठीक है। इसका ये है एक हमारे पास कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। हाईएस्ट लेवल पे अगर हम लेके जाएंगे किसी टैंकी को तो उसका हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। वो एक इस इक्वेशन से भी हमारे पास प्रूव्ड है, एक इस इक्वेशन पे से भी हमारे पास प्रूव्ड है। इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें कि मतलब रो जी एच को अगर हम देख लें, ये एक हमारे पास एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको पता हो, एम जी एच उसका इक्वेशन था, एम जी एच। तो उसमें भी हम कहते थे कि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी किसी ऑब्जेक्ट में। इधर हम कहेंगे जितना ज़्यादा हमारे पास हाइट ऑफ द वाटर होगा, मतलब टैंकी का हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही उस लिक्विड की
प्रेशर होगी, ठीक है। तो तभी हम कहते हैं कि वाटर टैंक्स को अगर हम हाईएस्ट लेवल पे कंस्ट्रक्ट करें तो उस वाटर का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का लेवल भी हाई होगा और एज सच लिक्विड प्रेशर का लेवल भी हाई होगा, तो तभी हम ज़्यादा हाइट पे कंस्ट्रक्ट करते हैं टैंकियों को। वाई अ स्मॉल नीडल सिंक्स इन वाटर एंड ह्यूज शिप्स ट्रेवल ईजीली इन वाटर विदाउट सिंकिंग। हमारे पास एक तो है, एक ये जो ये हमारे पास नीडल है और ये हमारे पास एक शिप है। तो ये नीडल को देखें, इसका मास कितना ज़्यादा है, ठीक है। अपने मास अपने वेट से इसका वेट कितना ज़्यादा है, अपने वेट से कई कम पानी इसने डिस्प्लेस किया है, तो मतलब इस साइड वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर से, तो तब ये नीडल सिंक कर जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितना वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है ये नीडल, उस डिस्प्लेस्ड वाटर से इसका वेट ज़्यादा है, तो अपनी इस ज़्यादा वेट की वजह से ये नीडल सिंक होगा। इसकी बजाय, इसकी बनस्बत अगर हम देख लें, ये शिप भी इस नीडल वाली मटेरियल से ही बना है, मगर इधर अगर हम देख लें तो शिप ने अपनी वेट से कई गुना ज़्यादा पानी जो है डिस्प्लेस किया हुआ है, तो इस साइड से इस शिप पे फोर्स ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में ये शिप रहने की कोशिश करेगा, तो इसकी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा। इट मीन्स के ये बोयंट फोर्स की डायरेक्शन में ये शिप होगा, और बोयंट फोर्स की डायरेक्शन में जो चीज़ होती है वो हमेशा फ्लोट करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि नीडल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है पानी से, तो तभी ये सिंक होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नीडल की डेंसिटी ये डिस्प्लेस्ड वाटर से ज़्यादा हो गई है, तो तभी ये नीडल सिंक कर रही है। जबकि शिप भी उसी मटेरियल से बना है, मगर ये अपने वेट से कई गुना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। ये देखें ना, इतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया है, तो अगर ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया है तो इट मीन्स कि बोयंट फोर्स ज़्यादा होगा, और जो फोर्स ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करते हैं। तो अगर बोयंट फोर्स ज़्यादा है तो इट मीन्स ये शिप भी बोयंट फोर्स की डायरेक्शन में ही रहेगा और ये फ्लोट करेगा आसानी से और सिंक नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि explain how and why camels have adapted to allow them to walk more easily in desert condition। camels क्यों जो है ईजीली डेजर्ट में वॉक करते हैं, इसकी हमारे पास एक ये है कि प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एरिया, ये कैमल के फीट का एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है तो एज सच उस पर प्रेशर कम लगता है, और प्रेशर कम लगता है तो वो ईजीली जो है डेजर्ट कंडीशन में वॉक कर सकता है। यू वुड हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस योर एयर्स पॉपिंग वाइल ड्राइविंग इन द माउंटेन्स। वाई एयर्स पॉप? हम अगर किसी माउंटेन में जा रहे हैं, ठीक है, किसी माउंटेनस एरिया में हम जा रहे हैं, तो हम ये लेट सपोज हमारा ये लेट सपोज कान हो गया हमारा, ठीक है, तो ये कान पॉपिंग आउट क्यों फील होता है हमें, ठीक है, मतलब हमें एक बुलबुला सा पटते हुए सुनाई देता है अपने कानों में जब हम किसी माउंटेनस एरिया में जाते हैं। तो क्यों? लेट सपोज हम इधर प्लेन एरिया में है, प्लेन एरिया में है हमारा एयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और हमारे एयर के अंदर जो प्रेशर है वो सेम है, तो ऐसा हमें कोई वो नहीं फील होता। जब हम ऐसे ऊपर जाते हैं माउंटेनस एरिया में, तो माउंटेनस एरिया में तो प्रेशर कम होता है ना, लो प्रेशर एरिया में हम आ गए अब, ठीक है, तो हम लो प्रेशर एरिया में आ गए, तो इसकी बनिस्बत अंदर का जो प्रेशर है वो तो इसके बराबर था पहले ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, तो अंदर का प्रेशर तो हाई है ना अभी, ठीक है। तो जब हाई और लो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इट मीन्स के हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें मूवमेंट करती हैं, तो इससे जो एयर ड्रम है वो बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे पॉप आउट हो जाएगा, तो हमारे एयर्स हमारे जो है रिंगिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हमें जो है पॉपिंग ऑफ द बबल्स सुनाई देता है। और जब हम ये लो प्रेशर ये कुछ टाइम बाद ये लो प्रेशर और ये लो प्रेशर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जब हम वापस ये माउंटेनस रीजन से प्लेन एरिया में आते हैं तो इधर का प्लेन एरिया के मुताबिक प्रेशर फिर हाई हो जाता है ऐसे, ठीक है। जब प्रेशर फिर हाई हो जाता है तो अभी तो अंदर वाला प्रेशर लो है और ये वाला प्रेशर जो है
हाई है, तो हाई से लोअर की तरफ चीज़ें मूवमेंट करेंगी, तो हाई की से लो की तरफ मूवमेंट करेंगी, तो ये हाई वाला प्रेशर जो है ये एयर ड्रम को ऐसे कंप्रेस कर देता है, तो कंप्रेस कर देता है, तो अगेन हमें एक पॉपिंग आउट की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर सी चीज़ें जो मूवमेंट करती हैं उसकी वजह से हमारे एयर ड्रम पे एक पॉपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद है कि इफ़ यू फिल्ड एन एयर टाइट बलून एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, वुड द बलून एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एज यू डिसेंड द माउंटेन। लेट्स सपोज हम माउंटेन के ऊपर हैं, माउंटेन के ऊपर हम इधर एक बलून फुला देते हैं। माउंटेन के ऊपर तो लो प्रेशर होता है ना, तो मतलब हमने ये लो प्रेशर जो है बलून में फिल कर दिया। अभी हम ये बलून को लेके आ जाते हैं नीचे प्लेन एरिया में। ठीक है, प्लेन एरिया में आ गई, वही लो प्रेशर वाला बलून है, मगर प्लेन एरिया में तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है ना इसके निस्बत, तो हाई साइड से लो की साइड तक मूवमेंट होती है, तो ये हाई प्रेशर जो है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इस बलून पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगा देगा और बलून का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बलून कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे पास साइज में। तो जब हम माउंटेन से बलून नीचे की तरफ लेके आते हैं प्लेन एरिया में, तो हाई प्रेशर की वजह से बलून का जो है बलून हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, A rowboat is floating in a swimming pool when the anchor is dropped over the side. ये रो बोट है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, हम एक शिप को इसमें, रो बोट को इसमें फेंक देते हैं। ठीक है, रो बोट के अंदर ये मौजूद है ये एंकर भी। ठीक है, इसने थोड़ा पानी डिस्प्लेस हुआ है, इससे थोड़ा पानी डिस्प्लेस हुआ है ये शिप की वॉल्यूम की वजह से, वो इधर लेट सपोज हमने जमा कर रखा है। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम ये एंकर, ये लंगर उठा के इस स्विमिंग पूल में फेंकते, तो क्या ये स्विमिंग पूल का जो लेवल है डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो अभी आप लोग देख लें, मैंने बोला था कि यार ये जो बोएंट फोर्सेस हैं, ये जो वाटर डिस्प्लेस है, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है। इधर एक ऑब्जेक्ट अंदर है पानी के। ठीक है, अभी हम ये दूसरा ऑब्जेक्ट इससे जो है फेंक रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट उठा के इसमें फेंक रहे हैं, तो एक इसका वॉल्यूम होगा और एक ये एंकर जब हम फेंकेंगे इससे भी थोड़ा पानी डिस्प्लेस होगा ना इसमें। ठीक है, तो थोड़ा पानी इससे डिस्प्लेस होगा, तो एज सच ये पूल का वॉल्यूम जो है, ये पूल का लेवल ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी इमर्स कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पानी और भी डिस्प्लेस होगा, तो थोड़ा पानी और डिस्प्लेस होने की वजह से हम कहेंगे कि यारा ये स्विमिंग पूल का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो विल द वाटर लेवल इन द स्विमिंग पूल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। तो द वाटर लेवल इन द स्विमिंग पूल डिक्रीजेज बिकॉज we are immersing a second object in the swimming pool, और सेकंड ऑब्जेक्ट इमर्स करेंगे तो वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा पानी डिस्प्लेस करेगा, थोड़ा पानी और डिस्प्लेस होगा, तो जाहिर सी बात है पूल का जो हमारे पास लेवल है वो डिक्रीज होगा। विच मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, एंड वाई। मैंने पहले ये लेक्चर में बता दिया कि हमारे पास इलास्टिसिटी के लेक्चर में मैंने बता दिया कि हम लोग रबर को ज़्यादा इलास्टिक समझते हैं, मगर नहीं। लेट्स सपोज ये एक स्टील है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टील है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, एज सच इसमें आपको कोई शेप में चेंज नज़र आता है। ठीक है, स्टील पे फोर्स लगाते जाओ आप बज़ाहिर उसमें कोई चेंज नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ रेजिस्टिंग योर फोर्स। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, उसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, मगर बहुत जल्दी अपनी शेप को रिगेन कर रहे हैं, तो तभी आपको उसकी शेप में कोई चेंज नज़र नहीं आता। जबकि रबर जो है आप उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हो, उसको छोड़ो तो वो कुछ टाइम लेगा आने में। ठीक है, तो तभी हम कहेंगे कि जो चीज़ ज़्यादा जल्दी अपनी शेप को रिगेन करती है वो है स्टील। ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिगेनिंग इट्स शेप मोर फ्रीक्वेंटली, मोर स्पीडीली देन द रबर बैंड। ठीक है, इस के साथ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ख़त्म हुए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।